नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश का जो शीतकालीन सत्र था वो आज उसका समापन हो गया, वो खत्म हो गया। लेकिन यह सत्र बहुत सारे सवाल छोड़ गया। पहले दिन कांग्रेस ने पूतना बनकर के नकली दवाओं और बच्चों की अस्पतालों में हो रही मौत, जिसमें लापरवाही को वो जिम्मेदार मानते थे, उसका मुद्दा उठाया। फिर किसान और अंतिम दिन आते आते शिक्षा के साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भी कांग्रेस हमलावर रही। कई मामलों में भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में जांच के नाम पर 900 करोड़ से ज्यादा के घोटाले या बंदरबाट के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं और इन आरोपों का आधार बताया है सरकार से मिली विधानसभा में जो जानकारी आई है उसे। इसके अलावा शिक्षा को लेकर के भी बहुत बड़े खुलासे हुए हैं। कैसे पिछले 10 सालों में हजारों स्कूल बंद हो गए, लाखों बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और हजारों स्कूल जो हैं, स्कूली शिक्षक जो हैं, उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। कितने स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए। तो क्या वाकई में खराब हैं उतने हालात जितने कांग्रेस बता रही है, या बेहतरी की तरफ मध्य प्रदेश बढ़ रहा है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने क्या कहा है और उधर बीजेपी की तरफ से विधायक आशीष शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। आदिवासी पिछड़े, ना उनके लिए बजट का प्रोविजन था ना किसानों के लिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार आत्ममुग्ध है और परफॉर्मेंस रिपोर्ट और की बात कर रहे हैं बार बार ये लोग कि हम समीक्षा करेंगे 2 साल की। 2 साल की समीक्षा किससे करेंगे? क्या खुद को कांच में देख के समीक्षा करेंगे मंत्रियों? मैं समझता हूं कि जनता से जाके समीक्षा कराए, प्रदेश के किसानों से पूछे, प्रदेश के युवाओं से पूछे, दलित से पूछे, आदिवासियों से पूछे, पिछड़ों से पूछे, आरक्षण नहीं मिला। अगर ये वहां पे अगर उनसे सर्वे कराएंगे तो इनके रिपोर्ट कार्ड के अंदर 100 में से इनको 0 अंक मिलेंगे। ऐसा मानता हूं कि सरकार न सिर्फ बेहतर काम कर रही है बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में तो सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर और नवाचार करने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को स्कूटी हो, लैपटॉप क्रय करने के लिए राशि का वितरण हो, साइकिल वितरण हो, गणवेश वितरण हो, छात्रवृत्ति का वितरण हो, ये सब। और नए सांदीपनि विद्यालय जगह जगह माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर और नए भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं, मैं इससे इनकार भी नहीं करता, लेकिन सरकार की सजग निगाहें ऐसे लोगों को जो व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई करने के साथ चल रही है। विधायक कांग्रेस के जयवर्धन सिंह ने कुछ जानकारी मांगी थी और कहा जा रहा है कि उन्हें 62,000 पन्नों की जानकारी विभाग की तरफ से पकड़ा दी गई। पेन ड्राइव में यह जानकारी दी गई, लेकिन उसके बाद जयवर्धन सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकारी अस्पतालों में जो जांच होती है उसके नाम पर करीब 900 करोड़ की बंदरबाट हुई है। 900 से ज्यादा 950 करोड़ की बंदरबाट हुई है, उनका कहना है। उनका सीधा आरोप है कि जांच में जिन जांचों पर को जीएसटी से छूट मिली हुई है केंद्र सरकार की तरफ से कि इन पर जीएसटी नहीं लगेगी, उन जांचों पर भी उस कंपनी को सरकार ने जीएसटी की रकम अदा कर दी। इसके अलावा जिस तरह से टेंडर प्रक्रिया हुई वो भी संदेह के घेरे में है। और जो जांच सरकारी अस्पतालों में जब होनी है तो जाहिर सी बात है एक रेट होगा, लेकिन अगर अस्पताल बदल रहा है तो रेट बदल जा रहा है, जैसे प्राइवेट पैथोलॉजी लैब में होता है, जबकि टेंडर के हिसाब से जो है एक ही रेट है। और ये तमाम आरोप उन्होंने सरकार के द्वारा दी गई जानकारी को आधार बनाकर लगाए। वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। छिंदवाड़ा में जहरीली दवा से 20 से अधिक मासूम बच्चों की मृत्यु हुई। जिस मध्य प्रदेश में उसके कुछ महीने पहले एमवाय अस्पताल में 2 शिशुओं की मृत्यु हो गई चूहों के काटने से। ऐसे मध्य प्रदेश की सरकार 900 करोड़ रुपए बर्बाद कर रही है एक ऐसी फर्जी पैथोलॉजी कंपनी के पास जिसके पास ना NABL का सर्टिफिकेशन है। तो बड़े गंभीर आरोप ये जो है वो लगा रहे थे। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सवालों का। सवाल क्या है हमारे आज के, वो आपको सुनाते हैं। देखिए, सवाल यह है, एमपी में विधानसभा सत्र रहा हंगामेदार, किसान स्वास्थ्य शिक्षा पर विपक्ष का प्रहार। कांग्रेस बोली सरकारी अस्पतालों में जांच में 900 करोड़ का खेला, आरोपों के बाद भी कंपनी को एक्सटेंशन मिला। 10 सालों में 32,000 सरकारी स्कूल हुए बंद, 8,500 स्कूलों में बस एक शिक्षक, फिर कैसे स्कूल चले हम?
एमपी में किसान, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विपक्ष विफरा। विधानसभा सत्र में कांग्रेस के आरोपों में कितना दम दिखा। तो आरोप लगाने के लिए कभी बंदर बनकर, कभी पूतना बनकर के कांग्रेसी नेता पहुंचे सदन के बाहर, और सदन के अंदर भी पुरजोर तरीके से उन्होंने बात रखी। लेकिन उनकी बात जनता तक कितनी पहुंची, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विपिन वानखेड़े जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता और विधायक आशीष शर्मा जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले विपिन जी आपके पास आता हूं। विपिन जी, आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या पूरे 4 दिनों के दौरान आप क्या कहेंगे, कांग्रेस की क्या उपलब्धि रही है, किस चीज को लेकर के आप जनता को मैसेज कन्वे कर पाए हैं कि सरकार के काम में कहां कहां गड़बड़ी हो रही? देखिए, उपलब्धि कांग्रेस की नहीं, विफलता है भारतीय जनता पार्टी की है। सबसे पहली बात तो यह है कि विधानसभा का सत्र चलाने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना डरती क्यों है। पहले एक जमाना था जब सत्र चला करते थे, 1 महीने 15 दिन सत्र चला करते थे, लेकिन अब जब भी सत्र चलने की बारी आती है, हमेशा सरकार का ये प्रयास रहता है कि जल्दी से जल्दी कैसे सत्र को खत्म कर दिया जाए। खत्म करने का कारण स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, उन जन विरोधी नीतियों को भारतीय जनता पार्टी छुपाना चाहती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज हमारे प्रदेश का किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिला परेशान है, बुजुर्ग परेशान है। लगातार किसानों की आत्महत्या हो रही है, आदिवासी और दलित भाइयों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। कहीं पर चूहे एक आदिवासी बच्चे की उंगलियां खा जाते हैं, तो कहीं पर कफ सिरप पी के बच्चों की मृत्यु हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार मौन है। आज मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रताड़ना झेल रहा है। ये जो अपने आप को कहते हैं डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि डबल प्रताड़ना की सरकार है। एक तरफ तो प्रदेश की सरकार भी आम जनता को ठग रही है, दूसरी तरफ उनकी केंद्र की सरकार भी आम जनता को ठग रही है। तो आज मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग परेशान है, और ये बात इनके मुख्यमंत्री को बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए जब भी सत्र चलाने की बारी आती है, हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि कम से कम सत्र चलाकर जो जनता की आवाज है उसे दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी के विधायक इन 4 दिनों के दरमियान लगातार हर मोर्चे पर जनता के मुद्दों को उठाया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में भी, हाउस में भी किसी भी मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष नहीं रखा। कोई एक भी जवाब ऐसा सरकार की तरफ से नहीं आया जिससे आम जनता के मन में आश्वासन हो। मैं ये पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, इन 4 दिनों के सत्र में ऐसी कौन सी बात सरकार ने कही जिसको लेके आज जनता में उत्साह हो या जनता का मनोबल बढ़ता हो? ऐसा ना कोई आश्वासन मिला, ना कोई जवाब मिला। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। और आशीष जी, आपकी तरफ में रुक कर लेता हूं। आशीष जी, देखिए, 2-3 मुद्दों को लेकर के जो तथ्य निकलकर सामने आए बड़े चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सेक्टर है, उस पर कहा गया कि एक कंपनी को नियम विरुद्ध तरीके से पहले तो टेंडर दे दिया जाता है, उस पर ईडी की कार्रवाई होने के बाद भी उसको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है। वो कंपनी गड़बड़ियां साबित करती हुई कई जांचों में पाई जाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जयवर्धन सिंह कह रहे हैं कि जहां जीएसटी लगना ही नहीं था, 100 करोड़ के आसपास राज्य सरकार ने उसे जीएसटी दे दिया, वो पैसा दे दिया 100 करोड़ के आसपास, जिन जांचों पर जीएसटी केंद्र ने छूट दे रखी है उस पर उन्होंने मांग लिया और राज्य सरकार ने दे दिया। 900 करोड़ से ऊपर के घोटाले सिर्फ पैथोलॉजी जांच के नाम पर सरकारी अस्पतालों में उसके आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो, भ्रष्टाचार करने वाला कोई सा भी सिस्टम हो, माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कई जगह पर, चाहे रेवेन्यू विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, इसमें कार्रवाइयाँ हो रही है। जिन्होंने अपने पदी कर्तव्यों का निर्वाह ठीक से नहीं किया है, उन कर्तव्यों के साथ उन्होंने अन्याय किया है, ऐसे लोगों पर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है। हम एक अच्छी प्रशासन और एक अच्छी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार देना चाहती है। जहां तक बात है कि विपक्ष का काम होता ही है कि वो सरकार का ध्यान, ऐसे अगर कोई विषय हो रहे हैं जहां पर आर्थिक अपराध हो रहा है या किसी नियमों की अवहेलना हो रही है, तो सरकार के अलावा भी अन्य कई सारे माध्यम विभिन्न तरीके से सरकार के पास जानकारियां पहुंचती है और सरकार उन पर एक्शन लेती है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विपक्ष ने जितने भी विषय अगर इस तरह के संज्ञान में लाए हैं,
तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। किसी को बचाना सरकार का कतई लक्ष्य नहीं है। हम एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं और विपक्ष को भी इन व्यवस्थाओं में जहां कमी लगती है वहां पर वो सचेत करना और जानकारी देना उसका अपना अधिकार है। लेकिन जहां तक बात इस विधानसभा सत्र की है, मैं ऐसा मानता हूं कि सत्र में बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है, विधेयक पास हुए हैं, नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से अध्यक्ष, महापौर इनके सीधे चुनाव का रास्ता खुला है और अशासकीय संकल्प भी आज सदन के अंदर रखे गए थे। बहुत सारे प्रश्न, 1,500 के ऊपर के प्रश्न लगभग इस सत्र में लगे थे। ध्यानाकर्षण की लगभग 30 से अधिक सूचनाएं सदन में ग्राह्य की गई और मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र का जो मंदिर हमारी विधानसभा है वहां बहुत अच्छी इस सत्र में बहुत अच्छी चर्चाएं हुई है। प्रश्नकाल भी कोई बाधित नहीं हुआ है और मैं ऐसा मानता हूं लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सुखद वातावरण है जो पक्ष और विपक्ष ने मिलकर बनाया है। रही बात जिन मुद्दों पर विपक्ष हमसे कुछ कहना चाहता है उसमें जहां जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सरकार लगातार नजर भी रख रही है और उन पर कार्रवाई भी करेगी। ठीक है, रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी देखिए, स्वास्थ्य पर मैं इसलिए बात जरूर करना चाहूंगा क्योंकि पूरे प्रदेश के लोगों की जान से जुड़ा यह मामला है। ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा शर्मिंदगी किसी विभाग के जरिए पिछले 1-1.5 साल में हुई है तो कभी बच्चों को चूहे अस्पताल में कुतर दे रहे हैं, कभी जानलेवा सिरप और जानलेवा दवाएं जो हैं वो बच्चों को दे दी जा रही हैं, फिर उसके बाद अब ये पता चल रहा है कि 900 करोड़ की गड़बड़ियां वहां पर चल रही है जो ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं और उस पर मंत्री जी ने कहा है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम इसको सुधार करेंगे। मतलब उसको डिनाई नहीं कर पाए वो, क्योंकि 62,000 पन्नों की जानकारी कांग्रेस विधायक को दी गई और उसी से निकाल करके उन्होंने जानकारी पटल पर रख दी। तो अब ये जब चीजें 100 करोड़ जीएसटी दे दिया गया उन जांचों पर जिस पर जीएसटी है ही नहीं, तो ये मतलब नेटवर्क तो बड़ा है रमेश जी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर कोई स्टैंड ले पाएगी? और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जिस तरह से की वजह से मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है, क्या इसको लेकर के कोई बड़ा फैसला सरकार को लेना चाहिए, मोहन यादव जी को लेना चाहिए, सीएम को? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, दो अलग अलग बात है। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार मोहन यादव जी की नीति अच्छी बना रही है और फंड भी जारी कर रही है। हाँ। लेकिन उस फंड का उपयोग क्या हो रहा है, आज जो आरोप आए हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से अस्पतालों को लेकर के, मैं समझता हूं सरकार को इन तीनों बातों पर गंभीरता से खुद भी विचार करना चाहिए। दो चीज होती है, आप अगर देखें कि जिस तरीके से सरकारी अस्पतालों के बजाय प्राइवेट अस्पताल बढ़ते चले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सरकारी अस्पताल में कुछ ना कुछ तो कमी है। ऐसी शिकायतें भी आती हैं, कोई अगर मरीज सरकारी अस्पताल में गया है तो उसको किसी प्राइवेट पैथोलॉजी में भेज दिया जाता है कि वहां जाकर के जांच करा। मैं समझता हूं आज जो विपक्ष ने तीनों मुद्दे उठाए हैं, हालांकि अभी मैं कुछ दिनों से विपक्ष की कुछ बातों पर मेरी राय अलग थी कि कभी बंदर बन के आ रहे हैं तो कभी सांप लेकर आ रहे हैं, ये इस तरह की से मेरी राय बहुत अलग थी। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं कि ये वाकई ये जांच का विषय है कि जहां जीएसटी नहीं है वहां अगर सरकार ने जीएसटी जारी कर दी है, ये जांच का विषय है। और चूहे काटने की घटना किसी एक अस्पताल में नहीं हुई, 2-4 में हो चुकी। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग भी उनके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कठोर एक्शन लिया ही जाना चाहिए। और ठीक उसी प्रकार स्कूलों का, आखिर इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें अगर मिल रही हैं, प्राइवेट स्कूल में 10,000 15,000 में टीचर काम कर रहा है और उसके बाद भी वो 8 घंटे 10 घंटे रहता है। सरकारी स्कूल में 1-1 लाख तनख्वाह है, उसके बाद भी पढ़ाई का स्तर क्यों गिर रहा है, क्यों बच्चे वहां पर नहीं आ रहे हैं? मैं समझता हूं इन सारी चीजों पर सरकार को स्वयं भी संज्ञान लेना चाहिए और इन पर्टिकुलर जो आज बातें आई हैं इस पर तो गंभीरतापूर्वक जांच होनी चाहिए। जी ठीक है, मैं वापस आता हूं विपिन जी आपके पास। एक और बड़ा मुद्दा उठाया है स्कूलों को लेकर के कि 10 साल में 32,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, 8,500 स्कूलों में बस एक शिक्षक है। और ये जो आंकड़े आए बड़े चौंकाने वाले हैं, 8,500 स्कूल में अगर एक शिक्षक है और स्कूल शिक्षा मंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं और वहां फिर हम देखते हैं कि लाखों पद खाली पड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में, यहां पर बीएड किए हुए लोग परेशान हो रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए, तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर और सेक्टर, और उनमें इस तरह की लापरवाही हिलावाली हो रही है। स्कूल अगर बंद हो रहे हैं भाई तो उसकी भी जांच होनी चाहिए कि सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जा रहे हैं। और अगर चलिए बंद कर दिए, 32,000 सरकारी स्कूल 10 साल में अगर बंद हो जाते हैं तो उसका फायदा बाकी स्कूलों को मिलना चाहिए ना, उस टीचर का, उस फंड का, उस स्टाफ का, उस बिल्डिंग का, वो भी नहीं मिल पा रहा। दिक्कत क्या हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये बिल्कुल
इस सरकार का किसी के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं है, किसी के पास कोई विजन नहीं है, किसी का कोई लक्ष्य नहीं है। एक बहुत ही नवसिखिया से एक नेता को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में हम बात करें शिक्षा के स्तर की, तो लगातार शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। आज देश में जहां अन्य प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता जहां बढ़ रही है, वहीं आज मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश का हर एक वर्ग परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इससे सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। हम बात करें तो ये तो वो लोग हैं जो बात हुई शिक्षा की, स्वास्थ्य की, ये वो लोग हैं जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं और बूचड़खाना चलाने वाली कंपनियों से पैसा ले लेते हैं। ये बात करते हैं बड़ी बड़ी स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थाएं देने की, लेकिन जब कोरोना आता है तो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से चंदा ले लिया जाता है। तो ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं। इन्हें वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में आज एक तरफ तो जो है शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आपने खुद ने बताया कि 8,000 से ज़्यादा स्कूलों में मात्र एक शिक्षक है। आज शिक्षक तो अपनी जगह पर है ही। आज हम बात करें मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनकी हम बिल्डिंग की बात करें, हम उनके भवनों की बात करें, मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूं कम से कम 25-30% भवन जो हैं वो जर्जर हालत में मिलेंगे। आज माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं बच्चे को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि वो कब जो है स्कूल का जो भवन है वो कब जो है मौत का काल बनकर आ जाए और वो जर्जर भवन का जो प्रताड़ना जो झेलनी पड़े वो उनके बच्चों को झेलनी पड़ सकती है। तो ये पूर्ण रूप से सोई हुई सरकार है। इस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि मध्य प्रदेश के बच्चों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों का भविष्य किस दिशा में जा रहा है। इन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है कि कैसे भी करके हम कैसे ऐसे भ्रम फैला दें, कैसे ऐसी झूठी योजना ले आएं, या कैसे हम जो है लाडली बहना के नाम पे पैसे बांटकर मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना दें। इन्हें सिर्फ सरकार बनाने से मतलब है, सरकार कैसी चले उससे इन्हें कोई मतलब नहीं है। चलिए ठीक है। आशीष जी, देखिए स्कूलों को लेकर के भी हम देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। लगातार यहां पर स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी युक्ति उपकरण के नाम पर, और 8,000 से ऊपर स्कूल अभी भी ऐसे, 32,000 स्कूल हमने 10 साल में बंद कर दिए। उनके टीचर कहां गए? 8,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं सर, और उसी में उन शिक्षकों को कभी BLO भी बनना है, कभी उनको दूसरी ड्यूटी भी पूरी करनी है, कभी SIR का काम करना है, अभी जनगणना में लग जाएंगे। तो हम कैसा भविष्य निर्माण करेंगे प्रदेश के बच्चों का? अखिलेश जी, सरकार अच्छी चल रही है, इसीलिए सरकार बार बार बन रही है। पहली बात तो ये रही। बात शिक्षकों की, तो शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य पहले भी करते आए। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार होती थी उस समय उनसे सिर्फ पढ़ाई का ही काम लिया जाता था। 500 रुपए की तनख्वाह उस समय शिक्षाकर्मी कल्चर के रूप में दिग्विजय सिंह जी ने शिक्षा के मंदिरों में देने का काम किया था। हमारी सरकार ने ना सिर्फ समान वेतन लागू किया, उनके काडर को नियमित किया, बल्कि मध्य प्रदेश में 300 से अधिक आज सांदीपनी CM राइस विद्यालय की बिल्डिंग बन रही, जो किसी भी निजी विद्यालय के परिसर से सुविधाओं के मामले में कतई कम नहीं है। आज सरकारी स्कूलों की बसें बच्चों को अपने घर से लेकर आ रही है। एक नया मध्य प्रदेश है। आज हम बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क कर रहे हैं। और रही बात RTE के माध्यम से भी बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चे निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ले रहे हैं। स्कूल वो बंद किए गए जहां पर बच्चे ही बहुत कम बचे हों, और इस कारण से जो शिक्षकों को शालाओं को अन्य शालाओं में मर्ज किया गया है, उसे आप बंद कहा हुआ भी नहीं मान सकते। उन शालाओं को अन्य स्कूलों में मर्ज किया गया, उनका संविलियन किया गया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं हमने शिक्षा व्यवस्था बेहतर दी। आप 12वीं के परीक्षा परिणाम उठाकर देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों से टॉपर निकल कर आ रहे हैं उन परिवारों से जहां अगर आप 3 पीढ़ी की बात करोगे तो 3 पीढ़ी में एक आपको लोग बहुत कम पढ़े लिखे, कोई दूसरी, कोई 5वीं, कोई 10वीं तक पढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन आज उन परिवारों से बच्चे IAS, IPS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट के साथ उत्तीर्ण हो रहे हैं। ये एक बहुत नया मध्य प्रदेश है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने गढ़ा है, और इसीलिए आज बच्चे इस मध्य प्रदेश के सुखद भविष्य के लिए न सिर्फ अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य हो, पेयजल का, आप कांग्रेस के लोगों को न जाने सिर्फ कमियां ही कमियां दिखती है। ग्लास को देखने का 2 तरीका, आधा खाली बता दो या आधा भरा हुआ बता दो। जिन गांवों तक पेयजल पहुंच रहा है नलों के माध्यम से, कांग्रेस कभी उनकी बात नहीं करती। हम आदिवासी मजरा टोला को पक्की 12मासी सड़क से जोड़ने जा रहे हैं, उन तक 24 घंटे वाली बिजली जहां भी बचा है वहां देने जा रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में राशन
सरकारी वाहनों से, राशन की दुकानों से उनके घरों तक वितरण करने जा रहा है। और मध्य प्रदेश की सरकार आने वाले समय में किसानों को भी घर तक खाद पहुंचाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट को चालू करने जा रही है। कई सारे नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं। आशीष जी, ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं स्कूल के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अच्छी बात है, वो फैक्टर हम देख रहे हैं, हमारे ऊपर विश्वास रहता है। सरकारी स्कूल के 12वीं के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन जरा एक बार ग्राफिक्स चला दीजिए पीसीआर से, मैं दरख्वास्त करूंगा, जिसमें 10 सालों में कितने लाखों स्कूली बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर चले गए। अब एक तरफ आप हायर एजुकेशन में अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं और वो फैक्ट है, तो आपको हम उसका क्रेडिट देते हैं, पर जब स्कूल छोड़ करके बच्चे जा रहे हैं लाखों, 10 साल पहले आरटीए नहीं था ना भाई साहब। लेकिन बीजेपी की सरकार थी शायद, अधिकार कानून आने के पश्चात बीजेपी की सरकार थी शायद, सरकार संदाय कर रही है, बीजेपी की निजी स्कूलों में चले गए बड़ी संख्या में। तो आप मान रहे हैं ना कि निजी स्कूलों में जाना पड़ रहा है बच्चों को, और लाखों बच्चे हैं, 2 4 10 बच्चे नहीं हैं। आज अगर उनको सुविधा मिल रही है, उन बच्चों को जो कभी सरकारी स्कूलों की टाटपट्टी पर बैठकर पढ़ते थे, आज उन्हें डेस्क और बेंच पर अच्छी सुविधाओं में निजी स्कूलों में सरकार के खर्चे पर पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं इसे गलत नहीं मानता। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद इससे कई बच्चों के जीवन में यह सपना भी साकार हुआ है कि आज वो अपने यहाँ के एक बहुत पैसे वाले के परिवार के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ रहे। यही तो समानता का भारत है। तो हमने लाखों बच्चे सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल दिया आशीष जी, लाखों बच्चे हमने प्राइवेट स्कूल को, चलिए अपग्रेड, आपकी भाषा में बोल लेता हूं, अपग्रेड करके हमने सरकारी स्कूलों में डाल दिए, सरकारी से प्राइवेट में डाल दिए। हजारों टीचर को हमने युक्तियुक्तकरण करके, मर्जर करके स्कूलों का बचा लिया। उसके बाद भी 8,500 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। ये विसंगति कहां से आ गई फिर? इसका जस्टिफिकेशन भी दे दीजिए। 32,000 स्कूल बंद हुए हैं, एक स्कूल पे एवरेज 3 हो ही रही है मध्य प्रदेश में। शिक्षकों की भर्ती भी मध्य प्रदेश की सरकार कर ही रही है और बाकी कमी को अतिथियों के माध्यम से भी दूर करने का काम कर रही है। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इनमें किसी तरह के ना तो बजट का अभाव है न सरकार की मंशा है। ठीक है, और कई बार कुछ समस्याएं निश्चित ही आती हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहता, लेकिन जहां समस्या आती है वहां समाधान भी मौजूद है। ठीक है, रमेश शर्मा जी आपके पास आता हूं। शिक्षा भी देखिए, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण नींव है, स्वास्थ्य और शिक्षा भविष्य के लिए हमारे काम करने वाली ये सेक्टर्स हैं, लेकिन 61,000 शिक्षक कम हुए हैं 10 साल में, 32,000 स्कूल बंद हुए हैं। अब अगर एक एवरेज भी हम निकाल लेते हैं 2 टीचर के साथ, तो 61,000 तो अतिशेष हमारे पास थे, और इस पर 53 लाख बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, तो और बोझ कम हो गया। लेकिन उसके बाद भी अगर हम खड़े हैं कि 8,500 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, अब आशीष जी कह रहे हैं कि हमने इतना अपग्रेड कर दिया लोगों को कि वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, फिर भी हम जो बच्चे हैं वो भाई एक स्कूल में आप एक शिक्षक के भरोसे दोगे तो प्राइवेट में जाएंगे ना, भले ही वो उधार लेके जाएं। तो वो अपग्रेड थोड़ी हुआ, वो तो मजबूर कर रहे हैं उनको, क्योंकि हम उनको बेसिक शिक्षा में एक शिक्षक पूरा स्कूल कैसे संभाल लेगा? देखिए, एक बात समझ लीजिए अभिलाष जी, सरकार की नियत पर, सरकार की नीति पर और सरकार के निर्णय पर मुझे कोई संदेह नहीं। अच्छे निर्णय ले रही है और सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन सवाल क्रियान्वयन के स्तर का है। मैं समझता हूं यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों को राजनीति से ऊपर उठ करके क्रियान्वयन का जो लेवल है वहां इस बात को देखा जाना चाहिए। सारे स्कूल खराब नहीं है, सारे शिक्षक भी खराब नहीं है, लेकिन कई बार एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। कुछ ऐसे जरूर शिक्षक होंगे जो कम पढ़ा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जाकर के दस्तखत कर रहे हैं। जहां एक और गांव में आप देखिए कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल से टॉपर बन रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में कई गांव ऐसे भी हैं जहां स्कूल मास्टरों ने तय कर लिया कि एक दिन तू जाना और एक दिन मैं जाऊंगा और दोनों बराबर दस्तखत करेंगे। मैं समझता हूं भाजपा कांग्रेस को दोनों को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर निगरानी रखना पड़ेगी स्कूलों की और अस्पतालों की। और विशेषकर किसानों को खाद समय पर मिल रही है, उनको दाम ठीक से मिल रहा है, तोलाटी तो गड़बड़ नहीं कर रहा। ये जो 3 फैक्टर हैं जो जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, और ये काम केवल सरकार और उसकी मिशनरी से नहीं होगा, इसमें लोगों को लगना पड़ेगा, जागरूक लोगों को आगे आना पड़ेगा। मोटे तौर पर तंत्र में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जैसा प्रकृति का नियम है, प्रकाश और अंधकार दोनों साथ चलते हैं, अकेला प्रकाश भी कभी नहीं होता, अकेला अंधकार भी कभी नहीं होता, दोनों साथ चलते हैं। उसी तरीके से अच्छे और बुरे लोग दोनों साथ चलते हैं। विशर्वा का ही पुत्र कुबेर है और विशर्वा का ही पुत्र रावण है, तो दोनों साथ चलते हैं। तो इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। जो शिक्षक समय पर
नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को इधर उधर कर रहे हैं, जो डॉक्टर जो और इस अस्पतालों के कर्मचारी बाहर भेज रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं सामाजिक जागरूकता की भी आवश्यकता है और राजनीतिक जागरूकता की भी आवश्यकता है। सरकार पर आरोप लगाने के बजाय निचले स्तर पर काम करने की बहुत जरूरत है अभिलाष जी। चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के विधानसभा का जो सत्र था वो जनता के मुद्दों को उठाने का एक सबसे अच्छा मंच था। कांग्रेस उसमें कितनी कामयाब हुई है ये वक्त बताएगा। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन ले लेती है, स्वीकार तो कर लिया है दोनों जगह सरकार ने, क्योंकि उन्होंने लिखित में चीजें जानकारियां दी हैं, लेकिन अगर इस पर एक्शन हो जाता है तो फिर ये जो उद्देश्य है ये पूरा हो जाएगा। और अगर इस पर सिर्फ सियासत होती है, इधर से बयान उधर से बयान, और कार्रवाई वही रहती है जो चल रही है, तो जो बात करें कि एग्जीक्यूशन बार बार रमेश शर्मा जी कह रहे हैं वो बहुत जरूरी है, अगर वो नहीं हो पाता है तो ये सारी कवायद विधानसभा सत्र का सारा उद्देश्य ये पीछे छूट जाएगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि अब सरकार जो चीजें निकल करके आई हैं इस सत्र के महामंथन से, उन पर ध्यान रखेगी और उनके हिसाब से काम करेगी ताकि मध्य प्रदेश की जनता का भला हो सके। बहुत शुक्रिया रमेश शर्मा जी, विपिन वानखेड़े जी, आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।